दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान की विपाशा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करना न भूलें। दोस्तों आज के इस ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम में हम आपातकाल यानी देश में आपातकाल लागू होने से संबंधित बहुत सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। हम जानेंगे देश में आपातकाल के बारे में, संविधान में कहाँ प्रावधान किया गया है, कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है, किन किन आधारों पर लागू किया गया है, आपातकाल लागू होने से क्या बदलाव आ जाते हैं। तो इससे ही संबंधित तमाम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपने ऑडियो आर्टिकल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का यह कार्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आज 25 जून है और आज ही के दिन 1975 में आपातकाल लागू करने का निर्णय लिया गया था और 26 जून 1975 को इसके बारे में देश भर यानी देश की जनता को बताया गया था। सुबह सुबह 26 जून को सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर आकर के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करने के बारे में देश की जनता को बताया था। दोस्तों हमारे संविधान के भाग 18 में यानी 18वें भाग में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में आपातकाल नामक शीर्षक से प्रावधान किया गया है। आपातकाल के बारे में बारे में प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि संकट के समय सरकार को काफ़ी सारी शक्तियाँ मिल जाएं, जिससे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा जा सके। दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपातकाल के बारे में हमारे संविधान में प्रावधान क्या किया गया है। सामान्य परिस्थितियों में भारतीय संविधान संघात्मक ढांचे का अनुसरण करता है यानी संघात्मक है, परंतु हमारे संविधान निर्माताओं को इस बात का एहसास था कि यदि देश की सुरक्षा खतरे में हो या उसकी एकता अखंडता को खतरा हो तो यह ढांचा परेशानी का कारण भी बन सकता है। ऐसी परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए परिसंघ के सिद्धांत को त्याग दिया जाता है और देश यानी जैसे ही देश की स्थितियाँ सामान्य होती हैं, संविधान फिर से अपने सामान्य रूप में कार्य करने लगता है। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, यानी हमारे संविधान में 22 भाग हैं और भाग नंबर 18 में आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक में आपातकाल के बारे में प्रावधान किया गया है। 3 तरह के आपातकाल के बारे में उल्लेख है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से उत्पन्न आपात, जिसे आम बोलचाल में राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। हालांकि संविधान में इसके लिए आपात की उद्घोषणा शीर्षक का प्रयोग हुआ है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति से उत्पन्न परिस्थिति, इसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। आपने सुना होगा कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, तो इसके बारे में प्रावधान आर्टिकल नंबर 356 में है। ऐसी स्थिति में भारत का वित्तीय स्थायित्व या खाद्य साख संकट में हो तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है। इसे वित्तीय आपातकाल कहा जाता है। इसके बारे में संविधान में प्रावधान है 360 आर्टिकल में। तो इस प्रकार हमारे संविधान में 3 तरह के आपातकाल की घोषणा के बारे में प्रावधान है। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। 352, 356 और 360। 1975 में जो इमरजेंसी लागू की गई थी वह आर्टिकल नंबर 352 का उपयोग करते हुए लागू की गई थी। राष्ट्रीय आपात की बात करें अगर, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है यदि उससे यह समाधान हो जाता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा संकट में है। जरूरी नहीं है कि संकट वास्तव में मौजूद हो, यदि संकट सन्निकट है तो भी घोषणा की जा सकती है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा केवल तभी कर सकता है जब संघ का मंत्रिमंडल कैबिनेट इस संदर्भ में अपने विनिश्चय की सूचना लिखित रूप में राष्ट्रपति को दे। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा का आधार युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया। उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को आधार बनाया गया। आपातकाल की घोषणा के बाद उसका अनुमोदन और अवधि, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पहले उद्घोषणा 2 महीने तक की अवधि तक विधिमान्य और प्रवर्तन में रहती थी, किंतु यदि 2 महीने की अवधि के समाप्त होने से पहले संसद के दोनों सदन सामान्य बहुमत के संकल्प के द्वारा उसका अनुमोदन कर देते हैं तो वह उद्घोषणा अनिश्चित काल तक बनी रह सकती। लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और यह प्रावधान किया गया कि आरंभ में उद्घोषणा 1 महीने की अवधि तक रहेगी। यदि पार्लियामेंट के दोनों सदन 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजोरिटी यानी विशेष बहुमत के द्वारा संकल्प पारित कर देते हैं तो वह दूसरा संकल्प पारित किए जाने की तिथि से 6 महीने तक बनी रहेगी। प्रत्येक 6 महीने के बाद उद्घोषणा की अवधि को आगे बढ़ाने के लिए पुनः विशेष बहुमत से अनुमोदित करना आवश्यक है। स्पष्टतः प्रत्येक बहुमत से उद्घोषणा को केवल 6 महीने की जीवनकाल प्राप्त होता है और उसे नया जीवनकाल प्राप्त करने के लिए पुनः विशेष बहुमत के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। दोस्तों यदि लोकसभा का विघटन हो गया तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा उद्घोषणा का अनुमोदन करेगी और लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिनों के अंदर उद्घोषणा का लोकसभा के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। ज्ञातव्य है कि जब लोकसभा अस्तित्व में न हो, ऐसा होता है कभी कभी लोकसभा नहीं रहती,
और केवल राज्यसभा के द्वारा ही आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन किया जा रहा हो, तब भी उद्घोषणा की अवधि एक बार में 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। यहाँ विशेष बहुमत का जिक्र है, तो विशेष बहुमत का अर्थ यह है कि संकल्प जो है सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो और साथ ही यह संख्या सदन के कुल संख्या का बहुमत भी हो। उद्घोषणा की समाप्ति कैसे होगा? मान लीजिए आपातकाल लागू हो गया है, उसको समाप्त कैसे कर सकते हैं? तो आर्टिकल 352 के आधार पर की गई आपात की उद्घोषणा 3 तरह से समाप्त हो सकती है। यदि निर्धारित समय सीमा के अंदर संसद के दोनों सदन विशेष बहुमत से उद्घोषणा का अनुमोदन या काल विस्तार नहीं करते तो अपने आप समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति जब चाहे उद्घोषणा को वापस ले सकता है। उद्घोषणा को वापस लेने के लिए संसद के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। यदि लोकसभा अपनी कुल संख्या के कम से कम 1/10 सदस्यों के हस्ताक्षर के द्वारा राष्ट्रपति को यह सूचित करती है कि उद्घोषणा को वापस ले लिया जाए, तो ऐसी सूचना के 14 दिन के अंदर लोकसभा की विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें संकल्प या विचार होता है, लेकिन संकल्प पारित किए जाने के लिए विशेष बहुमत का प्रावधान नहीं है। इसका अर्थ है कि इस बैठक में साधारण बहुमत से भी आपात की उद्घोषणा को वापस लेने का संकल्प पारित हो सकता है उद्घोषणा और आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब अगला सवाल यह है कि इमरजेंसी यानी आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने से क्या बदलाव आता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था पर आपात की उद्घोषणा का बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है। संघ की कार्यपालिका को अपूर्व शक्तियां मिल जाती हैं और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का विभिन्न अंगों पर इस प्रकार प्रभाव पड़ता है। बात करें अगर कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आपात की उद्घोषणा के समय केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को यह निर्देश देने तक हो जाएगा कि राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार करेगा। इस प्रकार राज्य सरकार को केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत शासन चलाना होता है, और यदि आपात किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित है तब भी अन्य राज्यों को निर्देश दिया जा सकेगा। सामान्य समय में राज्यों को केवल कुछ विषयों के बारे में ही निर्देश दिया जा सकता है, लेकिन इमरजेंसी की उद्घोषणा के समय राज्यों को किसी भी विषय के बारे में निर्देश दिया जा सकता है। विधायिका पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो राष्ट्रीय आपात के समय संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है और प्रेसिडेंट राज्य सूची के किसी भी विषय पर ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्य की विधायी शक्तियाँ उसके पास बनी रहती हैं, परंतु संसद को उसका अध्यारोहण करने की शक्ति मिल जाती है। इस प्रकार संसद राष्ट्रहित में तुरंत कार्य करने में समर्थ हो जाती है और उसे राज्य के द्वारा कदम उठाए जाने की प्रतीक्षा नहीं करनी होती। इस प्रकार संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से एकीकृत हो जाता है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा से स्टेट लेजिस्लेचर को निलंबित नहीं किया जाता, किंतु केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के सामान्य विभाजन का निलंबन हो जाता है। दोस्तों, वित्तीय वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के समय राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण से संबंधित उपबंधों को संशोधित कर सकता है। यह संशोधन उस वित्तीय वर्ष के अंत तक जारी रहते हैं जिसमें आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होती है। अगला है लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। वैसे तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के दौरान संसद कानून के द्वारा लोकसभा और किसी भी विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। कार्यकाल कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। आपात की उद्घोषणा समाप्त होने के बाद कार्यकाल का विस्तार 6 महीने से ज़्यादा नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात कि फंडामेंटल राइट्स यानी लोगों को संविधान के द्वारा जो मूल अधिकार प्राप्त हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपात के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव को अनुच्छेद 358 और 359 में बताया गया है। 358 के अनुसार आपात के दौरान आर्टिकल 19 का स्वतः ही निलंबन होता है। इसके लिए कोई अलग से घोषणा करनी नहीं पड़ती। आर्टिकल 19 का निलंबन युद्ध और बाहरी आक्रमण के समय ही होता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपातकाल की स्थिति में नहीं होता। आर्टिकल 358 केवल उन्हीं विधियों को सुरक्षा प्रदान करता है जिनका सीधा संबंध इमरजेंसी के साथ है और जिनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है। ऐसे कानूनों के तहत दिए गए आदेशों को भी यह सुरक्षा प्राप्त होती है। आपात की उद्घोषणा के समाप्त होते ही आर्टिकल 19 फिर से लागू हो जाता है। फंडामेंटल यानी मूल संविधान में उल्लेख था कि इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रपति आदेश निकाल करके किसी फंडामेंटल अधिकार यानी मूल अधिकार का निलंबन कर सकता है। लेकिन दोस्तों, निलंबन कितने समय के लिए होगा इसकी घोषणा प्रेसिडेंट के आदेश में ही की जाएगी। 44वें संविधान संशोधन जो इमरजेंसी खत्म होने के बाद किया गया 1978 में, उसमें आर्टिकल 359 पर यह शर्त आरोपित कर दी गई। दोस्तों, आर्टिकल 359 के तहत जारी आदेश में आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा मिले मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। संसद के द्वारा पारित किसी कानून को आर्टिकल 359 के तहत उन्मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब उस कानून में स्पष्ट उल्लेख किया गया हो कि उसका संबंध उस समय लागू आपात की उद्घोषणा से है। ऐसे कानून के तहत दिए गए कार्यकारी आदेश को भी यह उन्मुक्ति हासिल होगी। दोस्तों, यह तो हो गया कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में हमने जाना कि क्या बदलाव आ जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि
आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है? भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहला आपातकाल 1962 में लगाया गया था। याद करिए, 1962 में चाइना और भारत के बीच युद्ध हुआ था। तो 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के कारण पहला आपातकाल लगा था। दूसरा आपातकाल 1971 में, और ये आपको याद होगा 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण की स्थिति में यह आपातकाल लगाया गया था दूसरी बार। 1962 में नेफा और लद्दाख क्षेत्र में आक्रमण के कारण संकटकालीन की स्थिति में विद्यमान थी। 8 नवंबर 1962 को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेने के अधिकार को स्थगित कर दिया गया और 14 नवंबर 1962 को आर्टिकल 14 भी स्थगित कर दिया गया। 26 अक्टूबर 1962 को भारतीय प्रतिरक्षा अध्यादेश भी जारी किया गया और भारतीय प्रतिरक्षा सेवा नियम, नागरिक प्रतिरक्षा सेवा नियम और भारत प्रतिरक्षा संपत्ति अर्जन और अधिग्रहण नियम आदि इस अधिनियम के आधार पर बनाए गए। 1962 में जारी की गई यह संकटकालीन घोषणा 1968 तक जारी रही। दोस्तों, 1962 में चाइना ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण का सामना करने के लिए प्रधानमंत्री ने अनेक तैयारियां की। 22 अक्टूबर 1962 को रात्रि को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से भारत की सीमा पर चीनी हमले के कारण उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए कहा कि दुश्मन के हमले के सामने हम अपना सिर कभी झुका नहीं सकते, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। आर्टिकल 352 यानी 352 के अंतर्गत इमरजेंसी दूसरी बार 1971 में लागू हुई। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। उस समय भारत के राष्ट्रपति ने संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। भारत सरकार ने विदेशी गुप्तचरों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का सामना करने के लिए बहुत सी असाधारण शक्तियां ग्रहण कर ली। भारत पाक युद्ध 14 दिन में समाप्त हो गया और पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हो गया और यह संकटकालीन स्थिति 21 मार्च 1977 तक जारी रही और 22 मार्च 1977 को समाप्त हुई। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इमरजेंसी 25 जून 1975 यानी आज ही के दिन लागू किया गया था, जो 21 मार्च 1977 तक रहा। यह आपातकाल अन्य 2 आपातकाल से अलग था। 1962-1971 में इमरजेंसी बाहरी आक्रमण के कारण लगा था, लेकिन तीसरी बार आपातकाल आंतरिक कारणों से लगा था। 1975 के इमरजेंसी में संकटकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया था। 25 जून 1975 को तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आंतरिक संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। उसके बाद स्वतंत्रता से संबंधित मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए। 18 जनवरी 1977 को प्रधानमंत्री ने 6वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा कर दी। इस उद्घोषणा से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति में आंतरिक अशांति बताते हुए कहा गया था कि कुछ व्यक्ति पुलिस और सशस्त्र बलों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन और सामान्य कार्यकारण के विरुद्ध उत्प्रेरित कर रहे थे। इमरजेंसी के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान में 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में। 1978 और 1979 में आर्टिकल 352 के उपबंधों को और कठोर बना दिया गया। यह अधिनियम 20 जून 1979 से लागू हुआ और आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर 25 जून 1975 को घोषित इमरजेंसी को रोकने के कटु अनुभव के बाद ऐसा करना पड़ा कि आपात उपबंधों को रोकने के लिए आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। तो इस प्रकार देश में आपातकाल यानी राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है अभी तक। पहली बार 26/10/1962 से 10/1/1968 तक। दूसरी बार 3/12/1971 यानी दिसंबर 1971 से 21/3/1977 तक लागू रहा। दूसरी और तीसरी उद्घोषणा को 21 मार्च 1977 को वापस ले लिया गया। इसके बाद अभी तक आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, इसके अलावा भी हमारे संविधान में 2 अन्य प्रकार के आपातकाल की यानी आपात की व्यवस्था है, जैसे कि राष्ट्रपति शासन है आर्टिकल 356 में और वित्तीय आपात है 360 में। वित्तीय आपातकाल के बारे में बता दें कि वित्तीय आपातकाल अभी देश में लागू एक भी बार नहीं हुआ है। राष्ट्रपति शासन तो कई राज्यों में लागू हो चुका है, कई बार लागू हो चुका है, और कहते हैं कि मणिपुर में सबसे अधिक बार 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको इस रेडियो आर्टिकल कार्यक्रम के माध्यम से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।